एक ऐसा सिखों का इमेज बना हुआ है कि सिख एक तो दिलेर होते हैं और सिख जहां भी अत्याचार देखते हैं उसका विरोध करते हैं। अब हम जो सिख कैरेक्टर का ये एस्पेक्ट है, नॉर्मली हम इसको जोड़ते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ, गुरु हरगोबिंद के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद तलवार उठाई, उन्होंने जंग लड़े। इस एस्पेक्ट को कोई गुरु नानक साहब के साथ नहीं जोड़ता है, लेकिन जोड़ना बिल्कुल गुरु नानक साहब के साथ ही चाहिए, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये बाबर बाणी में सबसे पहले गुरु नानक साहब ने ही उचारा। भले उन्होंने खुद तलवार नहीं उठाई, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप एक शहर में पहुंचे हो जहां कत्लेआम हुआ है और आप उस इंसान के पास जाते हो जिसने कत्लेआम किया और उसके मुंह पे उसको कहते हो कि तू गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी सिद्धांत जो कि सिखों की होंद का एक बहुत फंडामेंटल हिस्सा है, ये भी गुरु नानक साहब से ही आया है। अब मैंने ना मेरी फर्स्ट किताब थी, इट वाज अ पोएम बेस्ड ऑन 1984, जो मैंने अपनी बेटी के साथ को-ऑथर की थी। कुलतार्स माइम उसका नाम है। इट्स अबाउट द सर्वाइवर्स, बच्चे जिन्होंने 1984 के कांड को दिल्ली में सर्वाइव किया। उसकी डेडिकेशन में मैंने एक बीजेपी के उस टाइम के होम मिनिस्टर का कोट डाला हुआ है, which you can find in the news, कि what happened in 1984 was not a riot. What happened in 1984 was genocide. ये मेरा कोट नहीं है, ये राजनाथ सिंह जी का कोट है जो उन्होंने तिलक विहार में जाके 2014 में दिया था। अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद जो कनाडा के किसी प्रोविंशियल पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, बेसिकली सेइंग कि 1984 जो हुआ था that was a genocide. अच्छा, जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ, इमीडिएटली आफ्टर दैट न्यूज आने शुरू हो गई कि खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी कोई सिख 1984 के अनरिजॉल्व ट्रॉमा के बारे में बात करता है, कहीं ना कहीं से रिएक्शन ये आता है, अच्छा वो तो खालिस्तानी होगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दोस्तों, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हमने की थी भारत के लिए, इंडिया के लिए, और आज हम भारत के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्टोरिकल फेज़ के बारे में जानेंगे, द बर्थ ऑफ सिखिज़म की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, कब हुई, गुरु नानक देव जी थे कौन, वो क्या सोचते थे, उनके सोच विचार क्या थे, उनकी कहानियाँ क्या थी, सिख गुरुज़ की कहानियाँ क्या थी। जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी इंटेंशन ये थी कि हम सिखिज़म की पूरी स्टोरी को कवर कर सके एक एपिसोड में। एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट क्रिएट हुआ है, इसका सीक्वल एपिसोड भी जल्दी निकल के आएगा। हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे इस एक्सपर्ट के साथ। सरप्रीत सिंह सर ने हमें एक बहुत ही ज़्यादा एपिक हिस्ट्री और कल्चरल स्पेशल दिया है आज। प्लीज़ पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, और ये मेरी दिल से एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि जितना हो सके भारतवासियों के साथ ये वाला एपिसोड शेयर कर लो। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी भारत के लिए, पर इस पॉडकास्ट की ग्रोथ होगी भारतवासियों की वजह से। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर अब एंजॉय कीजिए और सीखिए सरप्रीत सिंह और टीआरएस के साथ। सरप्रीत सिंह सर, द रणवीर शो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ओके, ये इतिहास रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस मेरे बिल्कुल फेवरेट होते हैं, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। मेरा एक छोटा सा बायस भी है सिखी को लेकर। एक इंग्लिश एपिसोड किया हमने हरिंदर सिंह सर के साथ, पर आई फील कि अगर आपको भारत तक पहुँचना है तो ऐसी बातें हिंदी में होनी चाहिए। तो हमारा ऑनर है, हमारा प्रिविलेज है कि आज आप हमारे साथ हो। आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे इंडिया से बाहर रहते काफ़ी साल हो गए हैं जी, तो हिंदी में बोलने की मुझे खास आदत नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग देखेंगे आज का एपिसोड। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है वैसे। ओके सर, आई थिंक कहानी से हमें शुरुआत करनी चाहिए सिखी की, पर हमें साथ साथ में बीच बीच में फिलॉसफी भी समझानी चाहिए, क्योंकि आई थिंक भारत का यूथ अभी जाग रहा है। हर कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा जान रहा है, इतिहास के बारे में ज़्यादा जान रहा है। ऑनेस्टली आई फील कि जब गोरे यहाँ राज कर रहे थे तो हमारी काफ़ी सारी हिस्ट्री इरेज कर दी, बदल दी,
और आज भी हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में ना जो हिस्ट्री हमें सीखनी चाहिए वो हमें सिखाई नहीं जाती। तो होपफुली पॉडकास्ट के थ्रू भारत की यूथ सीख रही है। तो आप ही बताइए सर, अगर हम सिक्की की बात कर रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सिक्की में हर एक बात की शुरुआत गुरु नानक साहब से होती है, क्योंकि अगर हम जीवन देखें गुरु नानक साहब का और जो उनके बाद गुरु आए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी तक, उनके विचारों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। सिक्खी की कोई भी बात हो वो हमेशा गुरु नानक साहब से ही शुरू होती है, और इसके बारे में हम थोड़े और विस्तार में बात करेंगे जब हम गुरु नानक साहब के जीवन के बारे में बात करेंगे, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन तक पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि जीवन में बहुत फ़र्क था लेकिन विचारों में कोई फ़र्क नहीं था। आप कहानी के बारे में बताना चाहेंगे या विचारों के बारे में? पहले दोनों की बात एक साथ में ही होनी चाहिए, क्योंकि कहानी, जीवन और विचार सब जुड़े हुए हैं जी, इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हम। जी सर। ओके, तो ओके मैं ट्राई करता हूँ। गुरु नानक देव जी के जन्म से पहले भारत में क्या हो रहा था? ये आपने एक बहुत मुश्किल सवाल पूछा है जिसका जवाब लंबा है, पर संक्षेप में बात करते हैं। बोलिए। उस टाइम पे हुकूमत अफगानों की थी, लोधी डायनेस्टी का राज था हिंदुस्तान में, और उनमें से कई बादशाह सुलझे हुए होते थे, कई सुलझे हुए नहीं भी होते थे। हावी उस टाइम पे मुसलमान हुकूमत थी। पंजाब जो कि जहाँ पे गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था, वहाँ पे भी लोधी डायनेस्टी की ही हुकूमत थी, और तकरीबन 100 साल पहले तैमूर के हमले हुए थे जो नॉर्दर्न इंडिया तब तक भूल नहीं पाया था। तो एक तो वो एस्पेक्ट था लाइफ का। तैमूर कहाँ से आया था? तैमूर मंगोल था, okay. और सेंट्रल एशिया से आया था जी। उस टाइम पे सोसाइटी भी बहुत डिवाइडेड थी। अब जो हमारा जो दो डोमिनेंट फेथ्स थी सब कॉन्टिनेंट में, एक तो इस्लाम था और दूसरा हिंदुइज्म था। और हिंदुइज्म में उस टाइम पे जो जात भेद था उसका बहुत ज़ोर था। गुरु नानक साहब पैदा हुए थे एक खत्री ख़ानदान में, सो कॉल्ड ऊंची जात में वो पैदा हुए थे, लेकिन बहुत छोटी उम्र से वो जात भेद को देखते थे और बर्दाश्त करने को बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। ये समा था जब गुरु नानक साहब पैदा हुए थे। अफ़गान हुकूमत थी, मुसलमान राज था, और जो हिंदू सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थी अलोंग कास्ट लाइंस। जेंडर इक्वालिटी भी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस समय पे औरतों को किसी किस्म की आज़ादी भी नहीं दी जाती थी, और जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से औरतें सबसे नीचे होती थी। गुरु नानक साहब ने ये सब चीज़ों पर गौर किया बहुत छोटी उम्र से, और बहुत छोटी उम्र से ही संकेत मिलने शुरू हुए कि ये ज़रूर इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये हालात थे। दूसरी बात दोहरानी ज़रूरी है कि मज़हब किसी का मुसलमान हो या हिंदू धर्म में कोई शामिल हो, जो मुसलमान धर्म में काजी थे और हिंदू धर्म में पंडित थे, उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि उनका जो फोकस था वो आम इंसान को बेवकूफ़ बनाने में और एक्सप्लॉइट करने में सबसे ज़्यादा था। ऐसे सिचुएशन में, ऐसी सामाजिक सिचुएशन में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। ओके, फिर क्या हुआ? मैं आपको रोकना नहीं चाहता, आप बताते रहिए। गुरु नानक साहब के पिता काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, वो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, उनका अच्छा ख़ानदान था, और वो चाहते थे कि जैसे आज भी सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत कामयाब हों, दुनिया में उनका नाम हो, उनके पास पैसा भी हो। तो तब भी वही बात थी, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो सोसाइटी में बहुत सक्सेसफुल हों और इंजीनियर डॉक्टर उस टाइम के बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुरु नानक साहब का ध्यान कहीं और था जी।
जब गुरु नानक साहब की उम्र तकरीबन 9 साल की थी, तो उस टाइम पे एक अपर कास्ट हिंदू फैमिलीज में नॉर्म होता था कि एक सेरेमनी होगी जिसमें उनको जनेऊ पहनाया जाएगा। तो गुरु नानक साहब का भी वो दिन आ गया, एक इनिशिएशन जिसे हम कह सकते हैं, उनकी इनिशिएशन का समय आ गया। तो कहा जाता है कि नए कपड़े सिलवाए गए उनके लिए, उनके जो पुरोहित थे फैमिली के, पंडित हरदयाल आए, उन्होंने जो भी मंत्र पढ़ने होते हैं पढ़े, और जब जनेऊ देने का समय आया, पहनाने का समय आया, तो 9 साल के गुरु नानक साहब ने कुछ सवाल करने शुरू किए, और सवाल भी ऐसे किए कि पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। उदाहरण के तौर पे ये जो उन्होंने सवाल पूछे, ये हमारे स्क्रिप्चर में एक बानी आती है जिसको आसादीवार कहते हैं। सो ये सवाल आसादीवार में दर्ज हैं। तो उन सवालों में गुरु नानक साहब पूछते हैं कि ये जो आप मेरे को जनेऊ पहनाने जा रहे हो, ये क्या कभी मैला हो सकता है, कभी ये कभी टूट सकता है, आग में जल सकता है? तो पंडित जी ने प्यार से समझाने की कोशिश की कि बेटा ये तो टूटेगा भी, मैला भी हो जाएगा। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा जनेऊ नहीं चाहिए, मुझे किसी और किस्म का जनेऊ चाहिए जो मुझे जो कभी ना तो वो जल सके, ना वो मैला हो सके, और जो मुझे एक अच्छा इंसान बनाए। 9 साल की उम्र से ये जाहिर था कि गुरु नानक साहब और बच्चों की तरह नहीं थे। वो उनकी जो सोच थी वो बहुत गहरी थी, एक किस्म की क्रांतिकारी थे वो। जो एक सोशल ऑर्डर उन्हें नज़र आता था, जो नीची जातों को खास करके बहुत ज़्यादा दबाता था, वो उनकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। और ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में पीर पैगंबर और नहीं थे उनसे पहले जिन्होंने ऐसी बातें कही। भगत नामदेव ने कही, भगत कबीर ने कही, यही बात गुरु नानक साहब ने भी कही। अंतर ये था कि गुरु नानक साहब ने ऐसी इंस्टीट्यूशंस तैयार की और खड़ी की जो आज तक चल रही हैं, जिनका मकसद ही ये था कि ये जो सोसाइटी में जात भेद है, इसको किसी किस्म से ख़त्म किया जाए, ताकि जो सो कॉल्ड नीची जाति के लोग थे वो भी एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। ये गुरु नानक साहब का विचार 9 साल की उम्र से था। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके पिता मेहता कालू जी ने बहुत 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 प्रयत्न किए कि किसी भी तरीके के साथ मेरा बेटा कोई लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल बन जाए, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाए। पर गुरु नानक साहब ने किसी चीज़ में भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। बड़े हो गए तो मेहता कालू जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि बेटा ये सब कोशिश कर ली है, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, दुकानदारी हर कोई कर सकता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं तुमको थोड़े से पैसे देता हूँ, तुम पास वाले शहर में जाओ, वहाँ से मसाले, नमक, मिर्च जो लोग आम इस्तेमाल करते हैं उन्हें आप लेके आओ, एक छोटी सी दुकान शुरू करो, और वहाँ से शुरुआत करके आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी दुकान अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी और तुम कामयाब हो जाओगे। गुरु नानक साहब बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, वो अपने माता पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। बोलते ठीक है पिताजी, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करेंगे। तो एक घर के नौकर को उनके साथ भेजा कि ये लो पैसे और जाओ। निकल पड़े गुरु नानक साहब। थोड़ी दूर गए तो एक जंगल आया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। कोई बिना कपड़े पहने बैठे समाधि लगा के बैठा है, कोई पानी में बैठा है, कोई पुस्तकें पढ़ रहा है, कोई मंत्र के जाप कर रहा है। तो गुरु नानक साहब को बहुत अच्छा लगता था जो उस टाइम के ऋषि मुनि थे, होली मैन, उनके साथ बातचीत करना। तो वहाँ पे वो बैठ गए। तो उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, सवाल करने शुरू किए। अब ऋषि मुनि कई नाराज़ भी हो जाते हैं जल्दी, तो उन्होंने
काफ़ी रूखा उनका बर्ताव था, पर गुरु नानक साहब पूछते रहे। तो बहुत उन्होंने सवाल जवाब किए। फिर उन्होंने पूछा कि आप खाते पीते क्या हो? तो वो बोलते कि हमें खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, अगर कोई हमको खाना ला के दे देता है तो हम खा लेते हैं, नहीं कोई देता है तो हम बैठे रहते हैं। तो गुरु नानक साहब ने अपने वो अटेंडेंट को कहा कि पिताजी ने कहा है कि एक सच्चा सौदा करना है, अच्छा सौदा करना है, इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? ये पैसे इनको दे देते हैं, ये बहुत दिनों से भूखे हैं, ये खा लेंगे। तो वो अटेंडेंट ने कहा पिताजी आपके बहुत नाराज हो जाएंगे, ऐसा काम मत करिए, चलो हम चलते हैं, अपना सामान लेते हैं। तो गुरु नानक साहब ने उनको कहा कि ये पैसे आप रख लो। कहते ऋषि मुनि कहते पैसों से हमको कोई मतलब नहीं। तो वो जाके उनके लिए खाना लेके आए, सबको अच्छी तरह से भोजन खिलाया, बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर टाइम हो गया घर जाने का। फिर डर लगने लगा कि अब पिताजी क्या कहेंगे घर जाएंगे तो पिताजी ने तो बिल्कुल वही कहा जो थप्पड़ भी मारा। सो गुरु नानक साहब का जो एक व्यापार करने का जो प्रयत्न था यहाँ पे खत्म हो गया, नाकामयाब हुए। लेकिन इस नाकामयाबी में से ऐसी कामयाबी निकली जो आज तक हमारे साथ चल रही है, जिसका नाम है गुरु का लंगर। अगर कोई भी किसी भी गुरुद्वारे में गया हो तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सैकड़ों लोग सुबह शाम सारा टाइम एक पंगत में बैठ के लंगर खा रहे हैं। सो ये जो सच्चा सौदा गुरु नानक साहब ने किया था अपनी नौजवानी में, उसकी बरकत आज तक हम देख रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में देखिए आप, जहाँ पे भी गुरुद्वारा है, अगर कोई भूखा है वो 3 बार जाके सारा साल वहाँ पे खाए, कोई उसको नहीं पूछेगा। और लंगर जब कोविड चल रहा था तब ऑक्सीजन का लंगर लगता था दिल्ली के गुरुद्वारों में। सो ये बरकत जो है ये गुरु नानक साहब के सच्चे सौदे से चली आ रही है, और ये जो सिख कौम की होंद है उसका एक वो हिस्सा बन गई है। सो ये एक पहली इंस्टीट्यूशन थी जो गुरु नानक साहब ने उस समय शुरू करी। और एक और इसके एस्पेक्ट पे गौर करना ज़रूरी है, उस टाइम पे जो जात भेद था उसे कई तरीके से मेंटेन किया जाता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था कि कौन किसके साथ बैठ के खाना खाएगा। सो अगर वहाँ किसी की शादी होती थी और दावत होती थी तो ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों के साथ बैठ के खाते थे, उनकी अलग पंगत होती थी, खत्रियों की अलग पंगत होती थी, और जातों की अलग पंगत होती थी। कोई मिल के बैठ के खा नहीं सकता था क्योंकि उनकी जात भ्रष्ट हो जाती थी। गुरु नानक साहब ने आगे जाके ये ऐलान किया, जब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गुरु के दर्शन करना चाहता है तो सबसे पहले जाके आपको लंगर में बैठ के पंगत में लंगर खाना पड़ेगा। आज तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, पर उस जमाने में आप सोचो, अगर आप ऊंची जाति के हो और अगर आपने किसी और जाति के साथ बैठ के लंगर खा लिया तो आपकी जात तो गई। सो ये एक बहुत प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन थी जिसके द्वारा एक तो सेवा होती थी, सबको खाना मिलता था, और दूसरा एक कमिटमेंट थी कि अगर मैं अपनी जात को छोड़ने के लिए तैयार हूं तो तभी मैं पंगत में बैठूंगा, नहीं तो अगर आप अंदर ही अंदर अगर जात भेद करते हो आप कभी पंगत में बैठते ही नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था जो गुरु नानक साहब ने नौजवानी में शुरू किया। पर आज भी जब कोई लंगर में जाकर खाना चखे तो ऐसा लगता है कि एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है। बिल्कुल। कि ये क्यों होता है? ये मेरे साथ गोल्डन टेम्पल में हुआ। पहली बार जब मैं बैठा, पहले तो खाना बहुत बढ़िया होता है, आई गेस दैट्स पंजाबी फ्लेवर। एक बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है जब आप खाना खा रहे होते हो, जब वहाँ बैठे हुए होते हो दूसरे लोगों के साथ। आई थिंक हर कोई एक मेडिटेटिव स्टेट में जाता है और एक दूसरे से बात नहीं करते, बस आप खाने पर फोकस करते। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका दूसरा एस्पेक्ट है सेवा, क्योंकि देखो आप देखते हो कि दुनिया में आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ के लोकल सेवादार होते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि ये कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, सब जाके खुद सेवा में लग जाते हैं। जी, ओके। रिवाइंडिंग बैक टू हिस्ट्री, सुनने में आया कि गुरु नानक देव जी मेरे ख्याल से गल्फ भी गए थे जी। उस फेज के बारे में समझाइए। वो एशिया में
थोड़े आई डोंट वांट टू से घूमे पर नहीं घूमे ही। ओके शायद गुरु नानक साहब से ज्यादा सफर सिर्फ मोरक्को के इब्न बतूता ने किया हो उस समय में, जी और किसी ने इतना सफर नहीं किया। सो इसकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। सो थोड़े से गुरु नानक साहब की एज जब और ज़्यादा हो गई तो वो सुल्तानपुर लोधी आ गए, जहाँ पे उनकी बहन रहती थी, और वहाँ पे उनको जो वहाँ का नवाब था दौलत खान लोधी, उसके मोदी खाने का इंचार्ज बना दिया गया। सो बहुत अच्छा ओहदा था, वहाँ पे वो सेवा करते थे। दिन को मोदी खाने में सेवा करते थे, जहाँ पे सब राशन वगैरह जो बड़े स्टोर्स होते हैं वो मोदी खाना था, और रात को उनके घर में कीर्तन होता था, लोग आते थे। सो कहते हैं कि तकरीबन 31 साल गुरु नानक साहब की जब आयु थी, तब उन्होंने कुछ अनुभव किया, डीपली मिस्टिकल एक्सपीरियंस, जो सिख ट्रेडिशन में कहते हैं कि उनको वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान के द्वार में वो उन्होंने प्रवेश किया और वहाँ पे सवाल जवाब हुआ। दुनियावी तौर पे क्या बताते हैं कि वो एक वहाँ पे नदी होती थी, वहाँ पे वो नहाने जाते थे, और एक दिन वो गायब हो गए। तो शोर मच गया कि नानक गायब हो गए हैं, 3 दिन से नजर नहीं आए, सबको लगा डूब गए। 3 दिन के बाद वो प्रगट हुए, और पहले तो कुछ बोले नहीं, और फिर उन्होंने बयान किया कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये भी बात किसी को पसंद नहीं आई, भी हिंदू भी होते हैं मुसलमान भी होते हैं, उनमें फ़र्क भी है, तो ये क्या हुआ कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उस टाइम पे गुरु नानक साहब ने फिर मोदी खाना छोड़ दिया, जो उनके वर्ल्डली पोजेशंस थे वो सब बांट दिए। उनका एक बहुत प्यारा फॉलोअर था जो मुसलमान था, जिसका नाम था मर्दाना, रबाब बजाता था। तो मर्दाने को लेकर गुरु नानक साहब चल पड़े। सो उनकी उम्र क्या थी? उनकी वो 30-31 साल की उम्र थी गुरु नानक साहब Okay. की उस टाइम पे। ओके सो अगले 20 साल से ज़्यादा गुरु नानक साहब ने ट्रैवल किया। पहले वो पंजाब के कई एरियाज़ में गए, फिर वो साउथ में भी गए, श्रीलंका तक गए, ईस्ट में वो सिक्किम तक गए। उनकी जर्नीज़ को उदासियाँ कहा जाता है, पहली उदासी, दूसरी उदासी, उनकी वो नाम दिया जाता है सिख ट्रेडिशन में। सो उनकी एक उदासी उनको मक्का भी लेके गई। हर उदासी की इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन उनकी यही थी कि जो उनका जो मैसेज था इंसानी भाईचारे का, भगवान के साथ जुड़ने का, वो मैसेज वो सब जगह लेके जाना चाहते थे। और जहाँ पे भी उनको और मजहबों के की अगुवाई करने वाले मिलते थे, स्कॉलर्स हों, पंडित हों, काजी हों, उनके साथ वो डायलॉग करते थे, ऋषि मुनियों के साथ। तो जो उनका विचार था वो खुद प्रकट करते थे, उनके विचार सुनते थे। यही उनका मिशन था कि जो उनका धर्मनिरपेक्षता का जो फंडामेंटल जो उनका मैसेज था, वही वो सब जगह लेके जाना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि वो जो जितने भी अंधविश्वास थे उस टाइम पे, बहुत अंधविश्वास थे सोसाइटी में, अंधविश्वासों का वो खंडन करते थे, कई बार ह्यूमर यूज़ करके। एक तो मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। कहते हैं कि गुरु नानक साहब हरिद्वार पहुँचे, तो जब वो हरिद्वार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कई लोग नदी में खड़े होके सूर्य की तरफ पानी फेंक रहे हैं। तो उन्होंने ना दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पश्चिम की तरफ, और पानी फेंकना शुरू कर दिया। तो वो जो उनमें से कुछ पंडित थे, बहुत लर्नेड पंडित थे, कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि ये नौजवान क्या कर रहा है। कुछ नाराज भी हो गए कि भाई ये कोई हमारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? कहते जी मेरे पंजाब में खेत हैं, सूखा पड़ रहा होगा, कोई पानी देने वाला नहीं है, मैं पानी भेज रहा हूँ वहाँ पे। कहते आप तो बड़े बेवकूफ़ हो, हरिद्वार में बैठे आप पंजाब कैसे पानी भेज सकते हो? तो वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? गुरु नानक साहब पूछते हैं। वो बोलते हैं हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो जाके सूर्य देवता में समा गए हैं, हम उनको पानी भेंट कर रहे हैं।
तो बोलते कि अगर आपका पानी उतनी दूर जा सकता है तो मेरा पानी पंजाब क्यों नहीं जा सकता। सो ऐसे ही गुरु नानक साहब जगन्नाथपुरी गए और वहाँ पे पहले उनको जो पंडित थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने प्रवेश करने से उनको इनकार कर दिया। तो फिर उनको कोई रियलाइजेशन हुआ कि बड़े पीर पैगंबर आए हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि आप अंदर आइए। तो जगन्नाथ टेम्पल की आरती बहुत प्रसिद्ध है, आज तक प्रसिद्ध है। तो गुरु नानक साहब अंदर गए तो आरती चल रही थी, पर पंडितों ने देखा कि ये कोई आरती में खास दिलचस्पी दिखा नहीं रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे। तो बाद में उन्होंने पूछा उनको, तो उन्होंने जवाब दिया एक शब्द के रूप में जो सिख स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तो उसमें गुरु नानक साहब कहते हैं कि ये जो आप थाल लेके उसमें फूल रख के धूप जला के आरती कर रहे हो, ये बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में एक और किस्म की आरती है। जो पूरा आसमान है, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, ये शब्द उन्होंने उच्चारण किया, जिसमें वो बताते हैं कि पूरा आसमान एक थाल है, जो सारी बनस्पत है वो धूप है, जो आसमान में तारे हैं वो दिए हैं, ये भगवान की आरती हो रही है, ये बड़ी आरती है। सो ऐसे बहुत सारे गुरु नानक साहब के ट्रैवल्स में हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ऐसा ही एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, वो मक्का पहुँचे तो वहाँ पे उन दिनों में अलग अलग डिनोमिनेशंस की धर्मशालाएं, सराय होती थी। तो जो हिंदुस्तान से सूफी वगैरह जाते थे, एक पर्टिकुलर सराय में रहते थे, वहाँ पे गुरु नानक साहब रहे। रात को सो रहे थे, सुबह का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, तो एक वहाँ के कोई मुखी आए और उन्होंने देखा कि गुरु नानक साहब के पाँव काबा की तरफ हैं। बहुत नाराज़ हो गए, कहते कि आप तो काबा की बेइज्जती कर रहे हो। तो ऐसे बताते हैं, ये हमारी जो पुरानी जन्म साखियाँ कहते हैं, जो जिनमें गुरु नानक साहब के ट्रैवल्स का वर्णन है, उसमें ऐसा लिखा है कि उन्होंने, गुरु नानक साहब ने कहा कि फिर जहाँ जिस साइड में भी अल्लाह नहीं है, उस साइड में आप हमारे पैर कर दो। तो उन्होंने लात मार के उनके पैर दूसरी तरफ किए और कहते हैं कि उनको नज़र आया कि काबा उस डायरेक्शन में मूव हो गया। सो ये जो करामात, सिख धर्म में करामात में हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पुरानी कहानियाँ बनी हुई हैं, हर एक में एक मैसेज होता है। सो इसमें मैसेज ये है कि हमें किसी एक दिशा, किसी एक इमारत से ज़्यादा इस पे गौर करना चाहिए कि जो वो प्राइमल फोर्स है, जिसे हम अल्लाह कहें, भगवान कहें, वाहिगुरु कहें, जो भी कहें, वो सर्वव्यापक है। सो ऐसे इंटरैक्शंस गुरु नानक साहब के जगह जगह हुए। वहाँ के एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लरिक ने उनको बुलाया और उनसे बातचीत की, उनको पूछा कि आपका ज़िंदगी के बारे में क्या विचार है। तो वहाँ पे उन्होंने फ़ारसी में एक शब्द उच्चारा, जिसमें वो बयान करते हैं कि ये जो दुनिया है, ये एक समझ लो कि ऐसी जगह है, टेम्पररी रेस्टिंग प्लेस है, जिसने तबाह हो जाना है। तो ये सब उन्होंने अपने ट्रैवल्स में किया। जैसे आपने पूछा था सवाल के शुरू में कि मिडल ईस्ट तक भी गए थे, मक्का तक भी गए थे, और कहते हैं कि उसके बाद वहाँ पे 4-5 धर्मसाल कहते थे उस टाइम पे, सिख स्थान बने, जहाँ पे बहुत देर तक लंगर भी चलता रहा मिडल ईस्ट में। वाह, तब की बात है। तब की बात है। ओके, भारत क्यों लौटे फिर? वो तो घर उन्होंने लौटना ही था। सो अपनी ट्रैवल्स पूरी करके मक्का जाके फिर वो वापस, वो कहते हैं कि गए सी राउट से थे, शिप से गए थे, और वापस आते टाइम लैंड राउट से आए थे। और वापस आते टाइम जब वो पंजाब पहुँचे तो वहाँ पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी मीटिंग हुई किसी के साथ। उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके लिसनर्स ने इसके बारे में शायद ना सुना हो। एक छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा मैं। प्लीज। क्या मॉडर्न डे सिख यूथ ऐसी कहानियों के बारे में जानते हैं?
काफी हद तक जानते ओके। हैं। देखिए, पहले तो ऐसा होता था कि घर में नाना नानी दादा दादी होते थे, तो वो कोशिश करते थे कि उनको ये कहानियां सुनाई जाएं। अब वो समा नहीं रहा है। अब मेरा तजुर्बा ज़्यादा वेस्ट में है। वहाँ पे हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि छोटे होते से ही जो हमारे सिख बच्चे हैं उनको इन सब कहानियों से वाकिफ किया जाए। आई थिंक वहाँ के भारतीय ज़्यादा भारतीय होते हैं यहाँ के भारतीय। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट से दूर जाते हो जी। तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा महसूस होती है। मेरी अपनी जर्नी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, क्योंकि मैं जब इंडिया से गया था मेरी 24 साल उम्र थी और मैं सिख फॉर्म में तो था, लेकिन ना तो मुझे सिख फेथ के बारे में कुछ पता था, ना ही कोई कनेक्शन था और ना ही कोई दिलचस्पी थी। सो ये एक डेफिनेटली ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जब वो अपने कॉन्टेक्ट से दूर चले जाते हैं फिर उनके अंदर से ही कुछ निकलता है जो उनको उस कॉन्टेक्स्ट के साथ दोबारा जोड़ता है। ओके, शायद एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है हो सकता है, जो हो आपको सकता है। अपने धर्म तक लौटा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बताइए सर, फिर से कहानी बताइए। सो गुरु नानक साहब के एक बहुत प्यारे सेवक होते थे, भाई लालो जिनका नाम था। कारपेंटर थे, मिस्त्री, गरीब थे बहुत। तो गुरु नानक साहब पहले भी उनके पास आके ठहरे थे। एक छोटी सी जगह पाकिस्तान में पड़ती है, तब उसको सैयदपुर कहते थे, अब एमनाबाद उसका नाम है। तो वहाँ पे भाई लालो रहते थे। सो गुरु नानक साहब मक्का होके आए वापस, तो भाई लालो को मिलने गए। वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसके साथ वो हिल गए देख के। मुगल डायनेस्टी तब इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। बाबर उस टाइम पे उज़्बेकिस्तान से आया था और उसने कई हमले किए थे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो सैयदपुर पे बाबर का हमला होके हटा था और खून की नदियां बह रही थी सैयदपुर में। जगह जगह लाशें पड़ी थी, औरतें चीख रही थी, भले वो मुसलमान हो भले वो हिंदू हो, क्योंकि उनके बहुत सारे परिवार के मेंबर्स को मार दिया गया था, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था। सो गुरु नानक साहब ने ये सब देखा। जब उनको पता लगा कि ये बाबर की करनी है, तो उन्होंने पूरी दिलेरी के साथ बाबर को डांटा। बाबर को उसके मुंह पे कहा कि ये बात गलत है। जब उनकी बातें बाबर के सिपाहियों अफसरों ने सुनी तो वो उनको बंदी बना के बाबर के पास ले गए। तो वहाँ उनकी बाबर के साथ लंबी बातचीत हुई। बाबर को भी समझ में आ गई बात कि ये पीर पैगंबर हैं, तो उसने उनको उस टाइम पे रिहा कर दिया, माफ़ी मांगी। जो गुरु नानक साहब ने उस टाइम पे बानी उचारी, उन शब्दों को हमारे ट्रेडिशन में बोलते हैं बाबर बानी, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। जैसे एक शब्द आता है, जैसी में आए खसम की बानी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जांज ले काबुलो धाया। ये बात इस शब्द में कर रहे हैं गुरु नानक साहब बाबर की, क्योंकि वो काबुल से आया था। और उसमें वो वर्णन करते हैं, एक बारात का वो मेटाफोर यूज करते हैं कि एक बारात में खुशी होती है। ये कैसी बारात है जिसमें केसर की छींटे के बजाय खून के छींटे हैं। तो उन्होंने अपनी पोएटिक सेंसिबिलिटीज में बाबर को एहसास दिलाने के लिए ये बानी उचारी, जिसे हम बाबर बानी कहते हैं। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में। आप देखें तो जो सिख कौम का हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलर इमेज है। एक इमेज सिख कौम का ये भी है कि सिख बहुत बहादुर होते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश आर्मी में, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी में सिखों ने बहुत बड़ी संख्या में सेवा की है, अभी भी कर रहे हैं। सो एक ऐसा सिखों का इमेज बना हुआ है कि सिख एक तो दिलेर होते हैं और सिख जहां भी अत्याचार देखते हैं उसका विरोध करते हैं। अब हम जो सिख कैरेक्टर का ये एस्पेक्ट है,
नॉर्मली हम इसको जोड़ते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ, गुरु हरगोबिंद के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद तलवार उठाई, उन्होंने जंग लड़े। इस एस्पेक्ट को कोई गुरु नानक साहब के साथ नहीं जोड़ता है, लेकिन जोड़ना बिल्कुल गुरु नानक साहब के साथ ही चाहिए, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये बाबर बाणी में सबसे पहले गुरु नानक साहब ने ही उचारा। भले उन्होंने खुद तलवार नहीं उठाई, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप एक शहर में पहुंचे हो जहां कत्लेआम हुआ है और आप उस इंसान के पास जाते हो जिसने कत्लेआम किया और उसके मुंह पे उसको कहते हो कि तू गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये भी सिद्धांत जो कि सिखों की होंद का एक बहुत फंडामेंटल हिस्सा है, ये भी गुरु नानक साहब से ही आया है, और ये भी इस्टेब्लिश उनकी ट्रैवल्स के टाइम पे ही हुआ था जब वो सैयदपुर गए थे। मैं आपको रोकूंगा नहीं सर, बताते रहिए। पर बाबर का माइंडसेट कैसे बदला सिखी को लेकर? बाबर का माइंडसेट ऐसे बदला, देखिए, एक हमको वी हैव टू गो बैक इन टाइम एंड रिमेंबर कि उस टाइम पे राजे महाराजे जो थे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई उनमें से बहुत सुलझे भी होते थे पर बहुत सारे गलत काम भी करते थे, लेकिन हर एक के मन में एक सुपरस्टिशन होता था कि मुझे कोई श्राप ना दे दे। सो एक प्रैक्टिकल बात ये भी थी। और देखो, पीर पैगंबर उस टाइम पे सबके कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो साधु है या मुसलमान पीर है। सिख तो तब थे ही नहीं, गुरु नानक साहब सिख धर्म को स्थापित कर रहे थे। सो उस टाइम के जो राजे महाराजे पावरफुल लोग थे वो इन जनरल पीर पैगंबरों की कदर करते थे, उनके सामने झुक भी जाते थे। एक जेन्युइन रिस्पेक्ट भी होता था और एक किस्म का डर भी होता था कि कोई नाराज हो कि किसी ने श्राप दे दिया तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाने वाला है। पर ऐसे कहते हैं, एक बहुत मशहूर सिख राइटर हैं कवि संतोख सिंह, उन्होंने ग्रंथ लिखा है गुरप्रताप सूरज ग्रंथ। तो वो ब्रज भाषा में लिखा है, कविता है सारी। उसमें वो बहुत सुंदर तरीके के साथ जो डायलॉग हुआ था बाबर के बीच में और गुरु नानक साहब के बीच में वो बयान करते हैं। सो इसेंशली जब गुरु नानक साहब ने सब अपनी बानी उचारी तो कहते हैं कि बाबर को एहसास हुआ और बाबर ने उनसे ब्लेसिंग भी मांगी, और सिख ट्रेडिशन कहता है कि गुरु नानक साहब ने फिर उसको ब्लेसिंग दी। जब बाबर ने सारे कैदी रिहा कर दिए तो गुरु नानक साहब ने उसको ब्लेस किया कि ठीक है, तुम्हारा कुल राज करेगा, लेकिन राज उतनी देर तक ही करेगा जितनी देर तक राज नेक होगा। और हुआ ऐसे ही। मुगल राज बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, और जब मुगल राज जाबर की तरफ चलने लगा तो फिर खत्म हो गया। जो इंग्लिश एपिसोड हमने किया था हरिंदर सर के साथ, मुझे उसमें से ये पता चला कि अगर आप सिख हिस्ट्री को स्कैन करें और पैरेलली मुगल हिस्ट्री को स्कैन करें तो गुरु गोबिंद सिंह जी और औरंगजेब पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे थे भारत में तब। बिल्कुल। और स्टार्ट हुआ गुरु नानक देव जी और बाबर के साथ। हाँ। तो सिख हिस्ट्री मुगल हिस्ट्री से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है, और बाद की हिस्ट्री भी बहुत कनेक्टेड है। ओके, मिडीवल टाइम्स, औरंगजेब के बाद जी। और उस फेज के आउटकम्स हमें आज भी दिखते हैं। आई थिंक जो कॉन्वर्सेशन हमने हरिंदर सर के साथ करी उसमें से मुझे ये पता चला कि उस फेज की वजह से आज भी अगर आप सिखों से बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनल ओपिनियंस होते हैं। पर ये सिख फेथ की एक खासियत है कि पॉलिटिकल ओपिनियंस, नेशनल ओपिनियंस होने चाहिए, बिल्कुल तब से होते आ रहे हैं। अब आपने मुगल राज और सिख धर्म की बात की है जी, तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा दोहरा देता हूँ बहुत ब्रीफ में कि क्या कनेक्ट पॉइंट्स थे मुगलों और सिखों के बीच में। सो गुरु नानक साहब और बाबर की बात तो हमने कर ली। जब हुमायूं ने अपना राज खो दिया, शेर शाह सूरी के हाथ खो दिया, तो हुमायूं भटक रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई पीर पैगंबर मुझे ऐसा मिले जिसकी ब्लेसिंग के साथ मैं अपना राज हासिल कर सकूं। तो वो गुरु अंगद साहब के पास पहुंचा
और गुरु अंगद साहब के पास जाके उसने बहुत ज़्यादा घमंड भी दिखाया और उसके बाद उसको शर्मिंदा भी होना पड़ा। सो वो सेकंड इंटरेक्शन था मुगल डायनेस्टी और सिख गुरुओं के साथ। अच्छा, हुमायूं का बेटा अकबर एक बहुत अलग किस्म का बादशाह था। ही वॉज एनलाइटन्ड, सब धर्मों के साथ की वो कदर करता था। तब गुरगद्दी पे बैठे थे गुरु अमरदास साहब और गोविंदवाल उनका स्थान था। तो कवि संतोख सिंह ही बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि कैसे अकबर मिलने आया गुरु अमरदास को। पूरे बड़े प्रोसेशन के साथ आगे हाथी, सोल्जर्स आके फिर हाथी से उतरा और जब उसके सेवादारों ने वहाँ पे कालीन बिछाए तो उनको साइड पे करके अपने शूज उतार के गुरु साहब के पास गया। गुरु साहब के पास पहुंचा तो गैस करो कि गुरु साहब ने पहली बात उनको क्या कही? पहले पंगत फिर संगत, बादशाह को भी लंगर में खाना पड़ेगा। तो उस दिन बिना नमक के दलिया बना था, वो बादशाह अकबर को दिया गया। बादशाह अकबर ने खाया और कहते हैं कि कहा कि इससे बढ़िया चीज मैंने आज तक नहीं खाई। सो बहुत सुंदर अच्छा इंटरेक्शन हुआ उस टाइम पे गुरु अमरदास और अकबर में। उसके बाद अकबर के बाद जो अकबर का बेटा था जहांगीर, वो एक बहुत अलग किस्म का बादशाह था। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, इसमें हम विस्तार में आज नहीं जा सकते, लेकिन मैं इतना सिर्फ बताऊंगा आपके लिसनर्स को कि जब पांचवें गुरु अर्जन गद्दी पे थे, उस टाइम पे जहांगीर को लगने लगा कि सिख धर्म कई वजहों से इस्लाम को थ्रेटन कर रहा है। तो जहांगीर ने फिर गुरु अर्जन साहब को टॉर्चर करवाया और उनकी शहादत करा दी। पर थ्रेटन कैसे कर रहा? बहुत कॉम्प्लेक्स रीजंस थे। एक तो वहाँ पे सिख फेथ बहुत एक्सपैंड हो रही थी, लोग अपना रहे थे। दूसरी बात ये थी कि जहांगीर को ये बताया गया था कि उसका भाई जो बागी हो गया था, प्रिंस खुसरो, उसको गुरु अर्जन साहब ने ब्लेस किया था। सो उस बात की खुंदक थी। फिर कुछ ऐसे दरबार में लोग थे जो हर टाइम एम्परर को पॉइजन करते थे गुरु अर्जन के खिलाफ। एक बात और थी, गुरु अर्जन ने भी फारसी में एक शब्द उचारा था। तो जो जहांगीर के एडवाइजर्स थे वो एडवाइस उनको ये देते थे कि देखो, ये सिखों के गुरु हैं, इनको फारसी में शब्द उचारने की क्या ज़रूरत है, ये ज़रूर मुसलमानों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। तो गुरु अर्जन साहब को टॉर्चर किया गया और उनको मार दिया गया। उसके बाद फिर उनके बेटे गुरु हरगोबिंद को गुरगद्दी सौंपी गई और कहते हैं कि जब गुरु हरगोबिंद ने गद्दी अपनाई तो उन्होंने 2 तलवारें पहनी, एक मीरी की तलवार और एक पीरी की तलवार। उस दिन से जो सिख गुरु था उनके पास दुनियावी ताकत और रूहानी ताकत दोनों रिप्रेजेंट करती थी वो 2 तलवारें। सो सिख फेथ का ये एकदम इंटेग्रल पार्ट है कि हम दुनिया में रहते हैं तो हमको दुनिया के साथ एंगेज करना है। अत्याचार किसी पे नहीं करना, पर अत्याचार किसी का सहना भी नहीं है। सो ये बात गुरु हरगोबिंद ने तो 2 तलवारें पहनी, पर ये बात हमको सिखाई थी गुरु नानक साहब ने। बाबर बाणी जब उन्होंने उचारी तब से ये बात चली आ रही है। ओके, सॉरी, थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा सर। सेकंड गुरु थे गुरु अंगद। उन्हें सिलेक्ट कैसे किया गया? वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो और मतलब एक लीनियज की जरूरत क्यों थी? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गुरु नानक साहब के कुछ आइडियाज थे जो उनसे पहले पीर पैगंबर आए हैं उनके साथ मेल खाते थे। उदाहरण के तौर पे भगत कबीर, भगत नामदेव। गुरु नानक साहब और उनसे पहले जो पीर पैगंबर आए हैं उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। पहले पीर पैगंबर विचारों तक सीमित रहे, उन्होंने विचार अपने एकदम खुल के प्रकट किए।
गुरु नानक साहब पहले पीर थे जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, लंगर की इंस्टीट्यूशन बनाई। इसी तरह गुरु नानक साहब ने गुरगद्दी की भी इंस्टीट्यूशन बनाई। कोई कबीर टू तो नहीं थे, नामदेव टू तो नहीं थे, लेकिन नानक टू थे, गुरु अंगद, और उनकी चोन गुरु नानक साहब ने खुद की। इसके बारे में भी बहुत सारी हिस्ट्री है। गुरु नानक साहब के अपने बेटे थे श्री चंद, बहुत काबिल थे, लेकिन गुरु नानक साहब ने उनको गुरगद्दी के लायक नहीं समझा। उनका जो सबसे हम्बल निमाना डिसाइपल था भाई लैना, उनको गुरु नानक साहब ने गुरगद्दी बख्शी, और ये कहा जाता है कि उनके सामने उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपना माथा जमीन पे लगाया, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि गुरु चेले के सामने थोड़ी झुकता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था सिख हिस्ट्री में और सिख फेथ की डेवलपमेंट में, जब गुरुशिप एक शख्स से एक इंस्टीट्यूशन में बदल गई। तो इसके लिए गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद को दूसरा गुरु करार किया, ताकि ये जो गुरु की परंपरा है ये चलती रहे और फेथ को गाइड करने के लिए उनके बाद कोई हो। तो ऐसे ही फिर 10 गुरु बदले और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने और परिवर्तन किया। गुरु नानक देव जी एक सिद्ध पुरुष थे मेरे अकॉर्डिंग, एनलाइटेंड थे पूरी तरह बिल्कुल। तो शायद उन्हें पता था थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में कि ये होने वाला सकता है। आप ये मानते हो? डेफिनेटली हमें पता है कि वो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान नहीं थे। उनकी बहुत गहरी इंसाइट थी बहुत कुछ में, और भविष्य में थी या नहीं इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर इंसाइट बहुत थी। ओके, मैं ये मानता हूं कि ह्यूमन हिस्ट्री में भगवान नोटिस करते कि अब एक संत की जरूरत है और फिर एक स्पेशल आत्मा को भेज देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ एक स्पेशल लीनियज को भेजा गया। शायद एक एनर्जी थी जो अलग अलग इंसानों में ट्रांसफर हो रही थी। ये बात सिख ट्रेडिशन में बिल्कुल हम बिलीव करते हैं। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कवि हुए हैं सत्ता बलवंत, जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। उसमें स्पष्टी से लिखा गया है कि चोला बदल गया, लेकिन जो जोत है वो वही जोत चलती रही। सो दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिख बिलीफ के जिस जोत ने गुरु नानक साहब को एनिमेट किया, उसी जोत ने सभी गुरुज को एनिमेट किया। सो लिनिएज में हम बिल्कुल बिलीव करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। ओके आई डिडंट मीन टू से समथिंग। नो यू एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट। ओके, आप अगले 9 गुरु के बारे में बताना चाहोगे? हाँ, संक्षेप में बात करते हैं। श्योर। और एक और सवाल है ऑनेस्टली, हाँ। ये एज एन आउटसाइडर मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत पता है टीवी की वजह से, और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पता है फिर से टेलीविजन की वजह से, कॉमिक बुक्स की वजह से। बिल्कुल। बीच के 8 गुरुज के बारे में थोड़ा सा कम। आप अकेले नहीं हो। ये बात सिख जगत को भी अप्लाई करती है। सिख जगत में भी सबसे ज्यादा अवेयरनेस गुरु नानक साहब और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है। गुरु अर्जन साहब के बारे में थोड़ी सी है, और बाकी गुरुओं के बारे में थोड़ी है। सो मैं संक्षेप में आपको सभी गुरु साहिबान के बारे में थोड़ा बताता हूँ। पहले ये बताइए कि ये क्यों होता है। हार्ड टू से रीजन देखिए, गुरु नानक साहब का तो ऑब्वियस है, क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फेथ। और जैसे मैंने आपको कहा है कि सिक्खी का हर एक सिद्धांत गुरु नानक साहब से ही चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी बहुत यूनिक है, क्योंकि उनमें जो उनकी जो स्पिरिचुअल डेप्थ थी वो गुरु नानक साहब से बिल्कुल अलग नहीं थी और कम भी नहीं थी। उनकी जो उच्चारण की हुई बानी है वो हमको बताती है, लेकिन साथ में वो योद्धा भी थे। उन्होंने कई जंग लड़े, उन्होंने अपनी सारी फैमिली को कुर्बान किया। सो उनकी कहानी ही ऐसी है, दिलचस्प इज द रॉन्ग वर्ड, बट वो कहानी ऐसी है कि वो हर एक को अट्रैक्ट करती है, और उस वजह से शायद हर एक उनके बारे में जानता है। बाकी गुरु साहब की लाइफ्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और हर एक गुरु साहब के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ आपके लिसनर्स के लिए। श्योर। गुरु अंगद दूसरे गुरु साहब थे।
उनका नाम पहले भाई लैणा था, और बाय चांस ही उन्होंने अपने परिवार में किसी बच्ची को, उनके परिवार में मैरिड थी, गुरु नानक साहब की बानी उचारते सुनाई। जब उन्होंने सुनी तो बहुत उनको एक किस्म की अट्रैक्शन हुई, तो वो गुरु नानक साहब को मिलना चाहते थे। तो मिलने गए तो उनको लगा कि मुझे मेरी जगह मिल गई है, और वहाँ पे रह के उन्होंने सेवा करनी शुरू करी। गुरु नानक साहब ने जब उनका दुनिया से जाने का टाइम आया तो उन्होंने इम्तिहान देने शुरू किए अपने फॉलोअर्स के, और बहुत क्लियरली ज़ाहिर हो गया कि भाई लैणा जैसा हम्बल, अटैच्ड, आज्ञाकार और कोई नहीं है। तो अपने बेटों की ऑब्जेक्शंस, बड़े बेटे की ऑब्जेक्शंस के बावजूद उन्होंने गुरु अंगद को अपना सक्सेसर करार किया। सो गुरु अंगद की कई कंट्रीब्यूशंस हैं सिखिज्म में। एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी जो गुरमुखी लिपि है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा जाता है और मॉडर्न पंजाबी लिखी पढ़ी जाती है, ये उनकी देन है। और भी उनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। म्यूज़िक एंड सिंगिंग सिख धर्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये ट्रेडिशन गुरु नानक साहब ने ही शुरू किया था, और आज तक ये इबादत का मेन तरीका सिख धर्म में गाना और सुनना ही है। गुरु अंगद साहब के टाइम तक जो गाने वाले थे वो प्रोफेशनल्स होते थे, रबाबी फैमिलीज, भाई मर्दाना के डिसेंडेंट्स। तो गुरु अंगद साहब ने सिख जगत को एक किस्म की एक ब्लेसिंग दी, और उनके टाइम के बाद जो आम सिख थे उन्होंने भी गुरबानी को गाना शुरू किया। गुरु अमरदास उनके सेवक थे। वो काफ़ी बिरध अवस्था में, बड़ी उम्र में उनके पास आए, और उन्होंने ऐसी सेवा की गुरु अंगद की कि जैसे गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद को चुना था, वैसे ही गुरु अंगद ने गुरु अमरदास को चुना। यहाँ पे भी बेटे बहुत नाराज़ हो गए कि गुरु अमरदास को अमरू अमरू कहते थे, ये तो हमारा नौकर अमरू है, ये कहाँ से गुरु बन गया और ये क्यों गुरु बनेगा। पर गुरु अंगद को नज़र आया कि उनमें सेवा भावना कितनी है, और उन्होंने फिर गुरु अमरदास को तीसरा गुरु करार किया। ऐसे ही गुरु अमरदास के भी कई यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसे गुरु नानक साहब ने जो समाज में उनको जो चीज़ें नापसंद थी एड्रेस करने की कोशिश की, इसी तरह गुरु अमरदास ने भी कई चीज़ें सिख पंथ को और सोसाइटी को दी। अब आपको पता ही है कि उस टाइम पे अगर कोई विधवा हो जाती थी औरत, तो उसका बहुत उसकी दुर्गति होती थी कई वजह से। तो गुरु अमरदास ने विडो री मैरिज की बात शुरू की। सती का बिल्कुल उन्होंने खंडन किया। जो मुग़ल राज था वो 22 प्रोविंसेस में बांटा हुआ था। तो गुरु अमरदास ने 22 प्रोविंसेस में अपने मंजी कहते थे, मिशनरीज एक किस्म में भेजे। उनमें से कुछ मर्द थे और कुछ औरतें भी थी। उन्होंने जो बात गुरु नानक साहब ने बयान की थी कि औरत और मर्द की पूरी बराबरी है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए कि जो सिख फेथ के मिशनरीज थे उनमें मर्द भी चुने और औरतें भी चुनी। फिर उनके बाद अगले गुरु बने गुरु रामदास। गुरु रामदास उनके सन इन लॉ थे। तो उनकी भी वही कहानी थी। उन्होंने बहुत सेवा की। गुरु अमरदास के अपने बेटे फिर से नाराज़ हो गए कि भाई हमको गुरगद्दी नहीं सौंपी जा रही। भाई जेठा कहते थे उनको, तब अपने घर में बड़े थे तो बड़े लड़के को जेठा कहा जाता था। एक मिनट, तो सॉरी, हाँ। छोटा सा पॉज लेना चाहूँगा और थोड़ा सा मुगल हिस्ट्री के बारे में भी बात करना चाहूँगा। यहाँ आपने कहा जहांगीर ने अत्याचार करे। हाँ, 5वें गुरु पे। ओके। चौथे गुरु साहब का कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुआ था मुगलों के साथ। ओके। गुरु रामदास का। ओके, बट सिखिज्म और मुगल्स के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप थी।
अच्छी तब तक? रिलेशनशिप अकबर के टाइम पे डेफिनेटली थी। अकबर ने लैंड ग्रांट भी दिया गुरु अमरदास को। गुरु अमरदास ने पहले मना कर दिया कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अकबर ने इंसिस्ट किया, और जो अमृतसर का एरिया है जहाँ पे श्री हरमंदिर साहब वगैरह बना है, वो एज अ लैंड ग्रांट दिया गया था उस टाइम पे। सो बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। ओके ओके, अब बताइए। हाँ, सो गुरु रामदास चौथे गुरु बने, और गुरु रामदास गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो चौथे गुरु गुरु रामदास बने। और गुरु रामदास की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने एक नया शहर वसाया, रामदासपुर, जिसको आज हम अमृतसर कहते हैं। और कहते हैं कि जो वहाँ पे जो सरोवर बनने का काम भी उन्होंने उसकी शुरुआत की। गुरु रामदास की और भी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, बट लेट मी टॉक अबाउट इट। संगीत सिख धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो उन्होंने संगीतक तौर पे भी उनकी कुछ इनोवेशंस थी। उन्होंने ऐसी चीज़ें बख्शी जो पहले गुरु साहिबान ने नहीं हमको दी थी। एक गाने का खास तरीका, एक पोइट्री का खास तरीका उनकी बानी में आता है। सो ये सब गुरु रामदास की बहुत यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उनके बाद हुए गुरु अर्जुन, उनके बेटे, उनके सबसे छोटे बेटे थे। और 3 बेटों में से गुरु रामदास ने फैसला किया फिर से सेवा भावना देख के कि गुरु अर्जुन ही सक्सेसर होंगे उनके। और फैमिली में प्रॉब्लम भी बहुत हुई क्योंकि बड़े भाई भी बहुत काबिल थे, वो चाहते थे मेरे को गुरुगद्दी मिले। सो गुरु साहब के पहले साल कुछ इस राइवलरी में निकले जब उनका बड़ा भाई गुरुगद्दी लेना चाहता था, पर उनको ही गुरुगद्दी सौंपी गई। गुरु अर्जुन ने बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस कायम किए सिखिज़म में। एक तो उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब बनाया, गोल्डन टेम्पल जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं। सो उसकी स्थापना उन्होंने की। दूसरी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन गुरु अर्जुन साहब की ये थी, गुरु नानक साहब के टाइम से ही शुरू हो गई थी ये परंपरा कि गुरु नानक साहब ने जो खुद बानी उचारी अपनी लाइफ में, उन्होंने सारी संग्रह करके उसको लिखत में लेके आए। और इससे पहले कई पीर पैगंबर जो उनको मिले, जिनका मैसेज उनके मैसेज के साथ बहुत मेल खाता था, उनकी बानी भी उन्होंने कलेक्ट करनी शुरू कर दी। उदाहरण के तौर पे शेख फरीद जो उनसे कई 100 साल पहले हुए हैं, उनकी बानी उन्होंने अपने पास रखी। और फिर उन्होंने अपनी जो बानी तब तक इकट्ठी हुई थी वो उन्होंने गुरु अंगद साहब को दे दी। गुरु अंगद साहब ने भी बानी उचारी, सो उन्होंने अपनी ऐड करके गुरु अमरदास को दे दी, एंड सो ऑन। सो गुरु अर्जुन साहब के पास पिछले अपने से पहले 4 गुरुओं की बानी थी और भी पीर पैगंबरों की बानी थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ग्रंथ तैयार होना चाहिए। उसमें उन्होंने अपनी खुद की बानी दर्ज की जो कि बहुत सारी थी, उन्होंने बहुत बानी उचारी। फिर उन्होंने ये देखा कि जो और हिंदू भगत थे, मुसलमान पीर थे, जिनका मैसेज सिख गुरु साहिबान के साथ मिलता था, उन सब की बानी संग्रह करके उन्होंने एक ग्रंथ बनाया जो हमारा स्क्रिप्चर बना, गुरु ग्रंथ साहिब। ये तब तक कभी नहीं हुआ था क्योंकि अपने मज़हब की कद्र तो सभी करते हैं, लेकिन किसी और मज़हब की इतनी कदर करना कि उनके पीर पैगंबरों की उचारी वाणी को ला के अपनी वाणी के साथ मिला के एक ग्रंथ तैयार करना, ये गुरु अर्जन साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अब फिर थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम हो जाएं तो उस टाइम पे असल भी चल रही थी। उनका अपना भाई कहता था कि असली गुरु तो मैं हूँ। तो उन्होंने ये भी ज़रूरी समझा कि जो मैं स्क्रिप्चर बना रहा हूँ ये टैम्पर प्रूफ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल कोई आके इसमें कुछ ऐड कर दे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे। तो बहुत ही इनोवेटिव एक नंबरिंग स्कीम उन्होंने दर्ज की, डिफाइन की, जिसके मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब तैयार किया गया। सो उससे 2 चीज़ें हुई। एक तो सिख जगत को एक स्क्रिप्चर मिल गया
जिसमें जो पिछले गुरुओं का ज्ञान था और भी पीर पैगंबरों का ज्ञान था उसमें दर्ज था। और दूसरा ये बिल्कुल टैम्पर प्रूफ था, आगे जाके अगर कोई कंट्रोवर्सी होती तो ये जो ग्रंथ था उसमें छेड़खानी करनी बहुत मुश्किल थी बिकॉज ऑफ द यूनिक नंबरिंग स्कीम। सो ये दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन था गुरु अर्जन साहब का। तीसरा कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा था और वो थी अपनी खुद की शहादत। जब जहांगीर ने इनको गिरफ्तार कराया तो ऐलान किया गया कि एक बड़ा जुर्माना अगर भरें तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। तब बहुत सिख थे, बहुत मानता थी गुरु अर्जन साहब की, बहुत चढ़ावा भी आता था। लेकिन गुरु अर्जन साहब ने कहा कि जो मेरे को चढ़ावा आता है संगत से, ये मेरा नहीं है, ये पंथ का है, ये धर्म का है, ये लंगर के लिए है, ये सेवा के लिए है, इसमें से एक पैसा भी नहीं भरा जाएगा जुर्माने में। अब गुरु अर्जन साहब जो उनको तसीहे दिए जा रहे थे, जो टॉर्चर किया जा रहा था, उसको कई किस्मों से तरीकों से रोक सकते थे क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत थी। मियाँ मीर जो लाहौर के बहुत बड़े पीर थे जिनकी जहांगीर बहुत कदर करता था, वो गुरु अर्जन साहब के फॉलोअर थे। वो बोलते तो जहांगीर बिल्कुल बंद कर देता, लेकिन गुरु साहब ने अपनी शहादत दी। शहादत इसलिए दी क्योंकि उन्होंने धर्म में जो गुरु नानक साहब ने सिद्धांत बताया था कि जहाँ पे भी ऑपरेशन देखो उसको तुमने अपोज करना है, उस सिद्धांत को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। उस टाइम के बाद सिखों के अंदर ये कॉन्शियसनेस और भी सॉलिड दृढ़ हो गई कि जहाँ पे भी हम अत्याचार देखते हैं, देखो हमारे गुरु साहब ने तो अपनी जान तक दे दी लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं। सो ये जो एस्पेक्ट फिर से दिया गुरु नानक साहब ने था, लेकिन गुरु अर्जन साहब ने अपने खून के साथ इसको दृढ़ बनाया। 6वें गुरु उनके बेटे थे गुरु हरगोबिंद। उनकी छोटी उम्र थी जब गुरु साहब शहीद हुए, 5वें गुरु शहीद हुए। एक मिनट, हाँ, आपने 2 तलवारों के बारे में बात जी, किया जी। अर्लियर, तो यहाँ से वॉरियर कल्चर की शुरुआत हुई थी या इसके पहले भी? ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। फिजिकल वॉरियर कल्चर 6th गुरु से ही शुरू हुआ, उससे पहले किसी गुरु साहब ने तलवार नहीं चलाई थी। लेकिन अगर आप मुझे पूछें तो गुरु नानक साहब की गुरबानी की बाबर बानी और गुरु हरगोबिंद की तलवार में कोई फर्क नहीं है। वन इज जस्ट अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अदर। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्शल मोड़, जैसे कई स्कॉलर्स कहते हैं कि सिक्खी ने एक मार्शल मोड़ लिया, एक दुनियावी तौर पे हम कह सकते हैं ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोड़ नहीं था, ये सिर्फ वही सिद्धांत जो चला आ रहा था उसका एक एक्सप्रेशन था। और ये ट्रेडिशनल सिख व्यू है। हम गुरु नानक साहब और उनके बाद में जितने भी गुरु आए हैं उनमें हम इतना भी फर्क नहीं मानते हैं। वी कंसिडर देम टू बी वन एंड द सेम। ओके, बट यस, बीरी पीरी की तलवारें गुरु हरगोबिंद साहब ने ही पहनी। उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशंस की। अब आप अगर दरबार साहब श्री हरमंदर साहब गए हैं तो आपने देखा होगा कि गोल्डन टेम्पल के सामने एक और इमारत है जिसको अकाल तख्त कहते हैं। सो अकाल तख्त भी गुरु हरगोबिंद साहब ने ही स्थापित किया था। पहले उसको अकाल बुंगा कहते थे। और जैसे श्री हरमंदर साहब एक किस्म से स्पिरिचुअल सीट है, वैसे ही अकाल तख्त एक टेम्परल सीट हम उसको कह सकते हैं। टेम्परल पावर, दुनियावी पावर का चिन्ह गुरु का। तो वहाँ पे उनका दरबार लगता था। वहाँ पे जैसे राजों के दरबार लगते हैं वैसे ही उनका वहाँ पे दरबार लगता था, वहाँ फैसले लिए जाते थे। सो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोबिंद साहब ने की। अच्छा, जहांगीर का टाइम निकल गया, शाहजहां बादशाह बन गया, तो उस टाइम पे फिर मुगलों और सिखों की लड़ाइयाँ शुरू हुई। सो मल्टीपल बैटल्स वर फॉट गुरु हरगोबिंद साहब के टाइम पे भी। क्यों?
कई वजह थे। एक वजह तो पहली वजह जो पहली लड़ाई हुई थी, हिस्ट्री हमको ये बताती है, एक पुरानी पुस्तक है गुरबिलास पातशाही 6वीं, ब्रजभाषा में है, कोई अब के टाइम में कोई उसको पढ़ता नहीं है, तो उसमें एक बहुत दिलचस्प अकाउंट लिखा हुआ है कि कैसे पहली लड़ाई हुई। तो शाहजहां बादशाह लाहौर आया हुआ था, गुरु हरगोबिंद अमृतसर में थे, बीच में जंगल है। तो एक साइड से ना शाहजहां निकला शिकार पे, तो शाहजहां के पास एक सफ़ेद बाज था जो उसे शायद ईरान के शाह ने तोहफे में दिया था, बहुत कीमती बाज था। सो एक साइड से शाहजहां निकला है शिकार के लिए, दूसरे साइड से सिख निकले शिकार के लिए। सिखों के पास भी अपने बाज थे। तो जो शाहजहां का बाज था वो जैसे राजे महाराजे के जानवर भी बहुत पैम्पर्ड होते हैं, बहुत पैम्पर्ड था, उसको खिलाया पिलाया जाता था खूब। तो उनका बाज खा पी के बैठा था, उसे शिकार में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे। तो एक मुर्गाबी निकली तो बाज छोड़ा गया। तो बाज ने कुछ खास हमला नहीं किया, पर सिखों का भी बाज छोड़ा गया। वो बाज भूखा था, वो मुर्गाबी के पीछे पड़ गया, तो ये सफ़ेद बाज भी साथ में लग गया। और ये दूसरा बाज मुर्गाबी को नीचे लेके आया सिखों की साइड पे, तो ये सफ़ेद बाज भी साथ में आ गया और वहाँ पे सिखों ने उसको कैप्चर कर लिया। भी जंगल में बाज आया, बहुत सुंदर है, तो उन्होंने कहा ये तो हमें मिला है, हम रखेंगे। तो बादशाह ने बहुत कोशिश की कि मेरा बाज मिल जाए, मिला नहीं। तो फ्रस्ट्रेट होके वापस चला गया लाहौर और अपने करिंदों को बोला कि जाके बाज ढूंढ के लाओ। तो करिंदे आए बाज ढूंढने, तो उनको सिख मिले, तो कहते ये तो बादशाह का बाज है, हमको दो। सिख कहते हैं कि ये तो अपने आप हमारे पास आया, हमने तो देना नहीं है। वहाँ से कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुई और वहाँ से फिर जब सिखों ने जो मीर शिकार था, हंट्समैन बादशाह का, उसको गालियाँ वालियाँ दे के भगा दिया वहाँ से, तो वो भागा भागा गया लाहौर। उसे जाके शिकायत लगाई कि देखो ये सिख हैं, इनका जो पीर है ये राजा बना फिरता है, इन्होंने फ़ौज भी इकट्ठी कर ली है। तो कहते हैं कि तब शाहजहां ने मुगलस खान या मुखलिस खान अपने एक जर्नैल को फ़ौज देके भेजा कि तुम जाके गुरु हरगोबिंद को पकड़ के हमारे पास लेके आओ। तो तब फिर पहली जंग हुई सिखों और मुगलों के बीच में। ओके, अगर हम मुगल हिस्ट्री को थोड़ा सा स्कैन करें, हमें पता चलता है कि वो भी एक वॉरियर क्लास था। बिल्कुल। और वो वॉरलॉर्ड्स थे, बहुत अच्छे थे बैटल फील्ड में। तो ऑब्वियस सवाल ये है कि सिखों ने वॉर कहाँ से सीखी फिर? अगर आप एक्चुअली सिख एम्पायर को थोड़ा सा स्कैन करें, वो आउट एंड आउट वॉरियर क्लास था। हाँ, पर आप ये इस बात पे गौर कीजिए ना कि मुगल्स वॉरियर्स थे, पर जो मुगल्स की फौज में लड़ते थे वो सारे उज़्बेकिस्तान से थोड़ी आए थे बाबर के साथ। उस टाइम का ये तौर तरीका था, जो एक सबसे ताकतवर राजा, चीफ जो भी होता था, उसके पीछे सब लग जाते थे। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि राजा हिंदू है, राजा मुसलमान है। अगर वो ताकतवर है तो सेल्फ इंटरेस्ट यूज्ड टू गाइड एवरीवन कि भाई इसके साथ हम जाएंगे, ज़्यादा लड़ाई होगी, लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई का इंसेंटिव क्या होता था? लूटना। उस टाइम पे कोई शिवलरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये नहीं था कि हमने कोई अपना नाम कमाना है, मेन मोटिवेशन होता था कि जाके लूटना है, बिकॉज दैट वाज द वे ऑफ लाइफ इन दोज डेज। सो ऐसे ही जो गुरु हरगोबिंद का जो कोर फौज थी पहले, वो उनके जो सिख, क्योंकि गुरु अर्जन साहब ने जाते जाते ये इंस्ट्रक्शंस छोड़ी थी अपने बेटे के लिए कि अब टाइम आ गया है, आप तलवार पहनोगे, आप एक फौज तैयार करोगे। सो गुरु हरगोबिंद ने शुरू कर दी थी बात। सिखों को इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी कि अब जो आएगा वो भेंट की तौर पे शस्त्र लेके आए, घोड़े लेके आए। सो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सो एक न्यूक्लियस बन गया था। और एक बार जब ये शुरू हुआ, जब गुरु हरगोबिंद की रेपुटेशन बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि पर्सनली बहुत वो लंबा उनका कद था, ही वॉज अ फियरलेस वॉरियर हिमसेल्फ,
बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने साइड पे अट्रैक्ट किया, और वो सारे सिख नहीं थे, सारे हिंदू नहीं थे, उसमें पठान भी थे। उनका जो सबसे फेमस वॉरियर था, जो बागी बन के उनकी साइड छोड़ के दगाबाज बन गया बाद में, उसका नाम था पेंदे खान। और गुरु साहब ने उसको 14-15 साल की उम्र से एक किस्म से अडॉप्ट किया था, और उसको अच्छी खुराक दे के, ट्रेनिंग दे के उसको बहुत बड़ा वॉरियर बनाया था। सो उनके रैंक्स में भी जो आते थे सेवा करने, उनमें से मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे, सिख भी होते थे। ओके ओके, नहीं मैं बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहा था कि मैं विजुअलाइज क्या करूं। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड अजीब सवाल है, पर मैं फिर भी पूछूं। पूछिए। तब के सिख दिखते कैसे थे? ये दिस इज हार्ड टू से, क्योंकि उस टाइम पे देखिए जो सिख्स की मॉडर्न फिजिकल फॉर्म है, केश रखने, दाढ़ी नहीं काटनी, ये सब शुरू हुआ था गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे, स्पेसिफिकली वैसाखी ऑफ 1699 जब खालसे की साजना हुई थी, उसके बाद ये फिजिकल फॉर्म सिखों का था। सो उस टाइम पे आई वुड से कि जैसे और लोग दिखते थे वैसे ही सिख दिखते थे, उनमें कोई खास फर्क नहीं था, फिजिकल फर्क नहीं था। तो आइडेंटिफाइंग फीचर क्या था तब? आइडेंटिफाइंग फीचर्स तो उस टाइम पे जैसे आज आपको प्रैक्टिसिंग सिख दूर से नजर आ जाता है, ऐसे कोई आइडेंटिफाइंग फीचर्स तो थे नहीं उस टाइम पे। ओके ओके, ठीक है। एक और थोड़ा सा, हाँ, आई डोंट नो अगर ये अर्बन लेजेंड है या हिस्टोरिकल लेजेंड, हाँ। कहा जाता था कि हर पंजाबी फैमिली में जो सबसे बड़ा बेटा वो एक सिख बन जाता था। ये अर्बन लेजेंड नहीं है, दिस इज एक्चुअली बोर्न आउट बाय हिस्टोरिकल फैक्ट। शायद ये काफ़ी बाद में होना शुरू हुआ, ये गुरु साहिबान के टाइम पे नहीं होता था, ये बाद में होना शुरू हुआ है, स्पेशली आफ्टर द राइज ऑफ द एम्पायर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। उसके दो रीजंस थे। एक तो क्या था कि ट्रेडिशनली हिंदू सोसाइटी एंड सिख सोसाइटी आपस में बहुत, उनका आपस में मेल था, इंटर मैरिजेस बहुत कॉमन होती थी। सो ये एक कोई खास अचंभे की बात भी नहीं है अगर हम उस टाइम के बारे में सोचें, क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी सिख फैमिलीज में थ्रू इंटर मैरिज, थ्रू रिलेशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फैमिलीज। सो उस टाइम पे भी होता था। और रंजीत सिंह के टाइम के बाद तो क्योंकि सिख राज थोड़े ही टाइम में बहुत इस्टेब्लिश हो गया था और बहुत बड़ा हो गया था, सो आई वुड इमेजिन कि सिखी स्वरूप के साथ एक किस्म की प्रेस्टीज आती थी, और दुनियावी तौर पे लोगों को ये बड़ी कॉमन बात है कि जो चीज़ हमको अब आपको आज मर्सिडीज गाड़ी चला के प्रेस्टीज महसूस होती है, अगर आप ले सकते हो तो आप मर्सिडीज गाड़ी लेते हो। सो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि सिख आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड प्रेस्टीज, सो दैट ऑल्सो अट्रैक्टेड पीपल एट वन पॉइंट इन हिस्ट्री। ऑल्सो मैं एक न्यूआंस्ड चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे पता नहीं हिंदी में न्यूआंस्ड को क्या कहते हैं, पर एनीवे एक स्पेसिफिक चीज़ कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट जितने भी मेरे हिंदू पंजाबी दोस्त हैं, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, और जितने भी मेरे सिंधी दोस्त हैं, वो सिखिज्म और हिंदुइज्म में कोई अंतर नहीं महसूस करते। लाइक इट्स प्रीटी मच लाइक आवर रिलीजन ऑल्सो। व्हाई डू यू थिंक सो? सो दिस इज अ वेरी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू दैट नीड्स टू बी अनपैक्ड अ लिटिल। श्योर। देखो, सिख आइडेंटिटी क्या है हैज ऑलवेज बीन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जैसे आपने सिंधियों की बात की है, द वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ सिंधीज स्ट्रांगली बिलीव इन गुरु नानक साहब, गुरुद्वारे भी जाते हैं जी, और इन अ सर्टन सेंस दे बिलोंग टू द सिख अम्ब्रेला। पर उन्होंने जो सिख आइडेंटिटी है खास करके 1699 के बाद उसको नहीं अपनाया है, और इसके बारे में मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट रिप्रेजेंट द सिख फेथ in any way. I am just an individual practicing Sikh. So, सिक्खी एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई barriers to entry नहीं है. Whether it's in the West or whether it's in India, अगर कोई गुरुद्वारा साहब जाना चाहता है, अगर कोई गुरु नानक साहब को मानता है, तो मेरे हिसाब से he is a Sikh.
यू नो, बन गया। कोई यहाँ पे इम्तिहान नहीं है, कोई सेरेमनी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सो देयर इज दिस ब्रॉड अम्ब्रेला जहाँ पे सिख धर्म को एक्सेप्ट किया जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है, एंड दैट इज रियली वंडरफुल एंड वेरी मच इन कीपिंग विथ द फेथ एज डिफाइंड बाय गुरु नानक साहब। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि there is a certain section of society which would say कि Sikhism is not a distinct religion. मतलब मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। मैं कलकत्ता में था कुछ साल पहले टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय प्रीवियस बुक्स। तो somebody in the audience got up and said कि सिक्खी धर्म नहीं है, सिक्खी पंथ है। जैसे बोधि पंथ है, जैनी पंथ है, वैसे सिक्खी पंथ है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि who gets the right to define your identity? और इसका जो मेरे हिसाब से सही जवाब है, every faith should have the right to define its identity. धर्म निरपेक्षता एक जगह पे है, लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी है आपका हक बनता है। अगर कोई किसी को पूछे कि हिंदू आइडेंटिटी क्या है और मैं एज अ सिख डिफाइन करने की कोशिश करूं कि हिंदू आइडेंटिटी ये है और ऐसी होनी चाहिए, नॉट ओके। सेम थिंग विद मुस्लिम आइडेंटिटी एंड क्रिश्चियन आइडेंटिटी। सो द सेम थिंग अप्लाइज टू सिख आइडेंटिटी एज वेल। सिखी एक धर्म है जिसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है और वैल्यू सिस्टम है, और सिक्खी किसी को एक्सक्लूड नहीं करती है। यू नो, इट्स अ ओपन टेंट एंड एवरीबडी इज वेलकम। पर जहां तक के परिभाषा का सवाल है, वहां पे वी हैव टू गो टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई वुड से कि जो हिंदू पंजाबी हैं, सिंधी हैं, जो सिक्खी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, we welcome them with open arms, you know, without any restrictions or without any reservations. मतलब लिटरली सब सिंधी और पंजाबी, right? और जहां तक के faith की definition का सवाल है, वो you know, we reserve the right to stick to our core beliefs. नहीं, fair. एक tangential चीज कहना चाहूँगा, ये unrelated है हिस्ट्री से। जे साई दीपक को आप जानते हो, एक पॉडकास्ट लेजेंड है। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली। ओके, तो वो एक ही बार आया हमारे शो पर, ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट दिया था। वो काफी सारे लोग उन्हें एक्सट्रीम राइट विंग मानते हैं, अच्छा। पॉलिटिकली स्पीकिंग। बहुत फायरी इंसान है। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई करी है भारत पर, उन्होंने सिख्स और हिंदूज पर भी अप्लाई करी है, स्पेशली पंजाब में। आप कुछ जानते हो इसके बारे में? मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, and I would say that this is a very complicated issue. So वो you know, part of it has to do with the fact कि Sikh Empire was the last empire to fall. जी। और सिख एम्पायर के फॉल होने के बाद सिख्स बिकेम वेरी क्लोज एलाइज ऑफ द ब्रिटिश। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, यू नो, सिपॉय म्यूटनी ब्रिटिश लोग कहते हैं, उस टाइम पे भी देर आर हिस्टोरियंस हु बिलीव दैट इफ सिख्स हैड सपोर्टेड, यू नो, हैड नॉट सपोर्टेड द ब्रिटिश एट दैट टाइम, the British might have been removed from India at that time. You know, so nobody knows. This is all speculation. So there is a section of scholars who would say कि जो Sikhs की unique identity है, that is somewhat driven by the British divide and rule policy. और सिखों और नॉन सिखों में या सिखों और हिंदुओं में स्पेसिफिकली कभी भी कोई फ़र्क ही नहीं होता था। और ये सब नई बातें आ गई हैं, कट्टरपना आ गया, एंड सो ऑन। This is an argument that any serious scholar of the Sikh faith would completely reject, and it comes out of a lack of understanding of the Sikh faith. ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, पर हमने शुरू कर दिया, so let me elaborate on it a little. बताइए सर। So जो मॉडर्न सिख आइडेंटिटी है, ये डिफाइन हुई थी अर्ली 1900s में। एक हमारा डॉक्यूमेंट है जिसको सिख रहत मर्यादा कहते हैं, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अ सिख। जी।
ये एक बहुत लंबे और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद डिफाइन हुई थी ड्यूरिंग अ पीरियड नोन एज द सिंह सभा मूवमेंट विच हैपेंड इन पंजाब इन द अर्ली 1900s। सो इसके जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि उस टाइम तक सिखों और हिंदुओं में बिल्कुल कोई डिसर्नेबल फर्क नहीं था, और ये सिंह सभा मूवमेंट ने जब रहत मर्यादा चलाई उसके बाद ये डिविजन्स आनी शुरू हो गई एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस betrays a lack of understanding of the origins of Sikh identity. And what do I mean by that? Sikh identity establish की थी गुरु नानक साहब ने, और इस पे मोहर लगाई गुरु गोबिंद सिंह ने वैसाखी ऑफ 1699। सो जो क्रिटिक्स ये डिवाइड एंड रूल वाली बात कहते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंडर मॉडर्न सिख आइडेंटिटी बनी है, what they are either ignorant of or choose to ignore depending on the agenda is the fact कि जो सिखों की रहत है, रहत is our code of conduct, way of life, ये अर्ली 1900s में नहीं उच्चारण की गई थी, ये अर्ली 1700s में उच्चारण की गई थी। और किसने उच्चारण किया? गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ये आइडेंटिटी सिखों को उस टाइम पे बख्शी, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ कहाँ पे है? गुरु गोबिंद सिंह के दरबार में कवि होते थे 52 पोइट्स, सेलिब्रेटेड कोर्ट पोइट्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। उनमें से दो सबसे मशहूर कवि हुए हैं, एक भाई नंदलाल गोया जो कि मॉडर्न टाइम्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन द पर्शियन लैंग्वेज रहे हैं, और दूसरे थे चंद्रसेन जिनको सेनापति कहा जाता है, ही वाज नोन एज सेनापति। These were contemporaries of Guru Gobind Singh who lived in his court and रोज उनके साथ उठते बैठते थे। भाई नंदलाल और सेनापति दोनों ने अपने लेखों में भाई नंदलाल का रहतनामा और तनख्वाहनामा और सेनापति का श्री गुर सोबा, जो ग्रंथ अभी अवेलेबल हैं, फ्रीली एक्सेसिबल, एनीबडी कैन रीड देम, उनमें जो मॉडर्न सिख आइडेंटिटी है उसके सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल क्लियरली दर्ज किए हुए हैं। सो देर इज नो डाउट इन द सिख वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड दिस, बारीकी के साथ जो इसको देखते हैं, कि जो हमारी आइडेंटिटी है ये ब्रिटिश लोगों ने नहीं बनाई है, ये गुरु गोबिंद सिंह ने बनाई है, और ये बनाई गई थी 1699 की वैसाखी और उसके बाद, और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तब के ग्रंथों में लिखी हुई है। और उसके थोड़ी देर बाद और ग्रंथ लिखे गए, उदाहरण के तौर पे कुंवर सिंह का गुरबिलास पातशाही 10वीं, उसमें भी रहत मर्यादा सारी दर्ज है। सो ये ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल तो डेफिनेटली किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पर जो मॉडर्न सिख आइडेंटिटी है उसको हम ब्रिटिश के साथ नहीं जोड़ सकते हैं बिल्कुल। ओके ये जो सिख वर्सेस हिंदू बेस्ड ऑन ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल थियरी है, इस थियरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये थ्योरी ही नहीं है, इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है। थोड़ी सी सच्चाई ये है कि पंजाब में जब सिंह सभा मूवमेंट चल रही थी उस टाइम, अराउंड दैट सेम टाइम आर्या समाज मूवमेंट भी चल रही थी, और जो आर्या समाज के फाउंडर्स थे वो दे डिड नॉट लुक वेरी काइंडली अपॉन सिखिज्म। सो उस टाइम से ही थोड़ा सा डिवाइड था। उस टाइम पे भी शुद्धि सेरेमनीज होती थी जिनमें बहुत विजिबली सिख्स वर asked to cut off their hair and return to the fold. अर्ली 1900s की बात है। I don't want to misspeak, so इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च खुद करना, क्योंकि I haven't done my writing has not reached this period yet, so I don't want to misspeak. But था थोड़ा बहुत आर्या समाज के बीच में और ट्रेडिशनल सिख्स के बीच में, बट आई वुड से कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये फ़र्क थोड़ा सा एक्सेंचुएट हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, एंड अगेन नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, पर मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। जब इंडिपेंडेंस के बाद लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स बनी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, सो ऑन सो फोर्थ, पंजाब वाज ट्रीटेड डिफरेंटली। सो पंजाबी स्टेट बहुत बाद में बनी है 60s में जाके,
और उस टाइम पे बहुत बड़ी टसल चली वहां पे पंजाबी सूबे के लिए, एंड सिख्स वर एट द फोरफ्रंट ऑफ दैट. उस टाइम पे डिवाइड थोड़ा ऐसे बढ़ा क्योंकि there was a section of Hindu society that was not in favor of the Punjabi Suba movement. और वहाँ पे जब सेंसस लिए जाते थे कि आपका मदर टंग क्या है, तो वो लोग जो पुश्तों से पंजाबी बोलते थे उनको भी इनकरेज किया गया था कि आप लिखो कि हमारी मदर टंग हिंदी है. So that was the time when a bit of a divide started. सो पंजाबी सूबा मूवमेंट के टाइम पे, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बने हैं, उस टाइम पे थोड़ी सी डिवाइड हो गई थी. बट स्टिल आई वुड से दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, जो हमारी कॉमन हिस्ट्री और कॉमन कल्चर है जो हजारों साल पुराना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये थोड़ी छोटी सी डिवाइड को भी देखें तो to me it looks very, very insignificant. And the biggest proof of that is, 84 के बाद early 90s में जब इतना कुछ इंडिया में हो रहा था, none of that caused Punjab to descend into, large scale communal violence, chaos. And उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर कभी डिवाइड हुई भी, that divide is more than balanced by the strong ties of language, culture, family, shared experience. मेरे हिसाब से these are 1,000 times more significant than any divide. जी, मैं कुछ चीज़ें कहूँगा. अगर आपको उनमें से कुछ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तो आप पंजाबी में ट्रांसलेट करके कह दो. ठीक है, क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बातें कर रहे हैं. अभी एक पॉडकास्ट बना चुके हम, भारत का नंबर 1 पॉडकास्ट है, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कुछ चीज़ें कहेंगे. क्योंकि हरिंदर सर के साथ भी यही चीज़ें कही है, जितना मैं समझाऊं इस प्रॉब्लम के बारे में, जो नेशनली खालिस्तान प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है. आई नो कि द प्रॉब्लम इज नॉट सिख्स वर्सेस भारत, द प्रॉब्लम इज Sikhs versus government. Am I right or wrong in saying that? So मैं एक दो बातें कहूँगा इसके बारे में. Sure sir. मेरे एक्सपीरियंस में और मेरे विचार में, मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एक टाइम था जब इंडिया के बाहर खालिस्तान का शोर भी था और जज्बात भी था. इस टाइम को ख़त्म हुए कई साल हो गए हैं. और एज समवन, मैं कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हूँ, मैं कम्युनिटी में सेवा भी बहुत करता हूँ, लोग भी मेरे पास बहुत आते हैं. सो ग्रास रूट्स लेवल पे बहुत सालों से मैंने कोई ऐसी मूवमेंट की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं किया. लेकिन टाइम के बाद मीडिया में बहुत शोर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने कोई बैनर दिखाया होता है. सो इंटेलिजेंट लोगों को अपने आप को ये पूछने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सारी पब्लिसिटी हो रही है, हु स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम इट? आई कैन टेल यू कि द सिख वर्ल्ड डज नॉट स्टैंड टू गेन बाय इट. सो ये कौन कर रहा है शोर शराबा, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो. मैं इतनी बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ग्रास रूट्स लेवल पे I don't see evidence of anything like that going on. I'll give you some examples. अब मैंने ना मेरी फर्स्ट किताब थी, इट वॉज अ पोएम बेस्ड ऑन 1984, जो मैंने अपनी बेटी के साथ को ऑथर की थी. कुलतार्स माइम उसका नाम है. इट्स अबाउट द सर्वाइवर्स, बच्चे जिन्होंने 1984 के कांड को दिल्ली में सर्वाइव किया. उसकी डेडिकेशन में मैंने एक बीजेपी के उस टाइम के होम मिनिस्टर का कोट डाला हुआ है, विच यू कैन फाइंड इन द न्यूज़, कि what happened in 1984 was not a riot. What happened in 1984 was genocide. ये मेरा कोट नहीं है, ये राजनाथ सिंह जी का कोट है जो उन्होंने तिलक विहार में जाके 2014 में दिया था. So here you have a government person basically acknowledging कि जो हुआ वो एक किस्म की जेनोसाइड थी. अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद जो कनाडा के किसी प्रोविंशियल पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, बेसिकली सेइंग कि 1984 जो हुआ था दैट वाज अ जेनोसाइड.
अच्छा, जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ, इमीडिएटली आफ्टर दैट न्यूज आनी शुरू हो गई कि खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गई है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी कोई सिख 1984 के अनरिजॉल्व ट्रॉमा के बारे में बात करता है, कहीं ना कहीं से रिएक्शन ये आता है, अच्छा वो तो खालिस्तानी होगा. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी सिचुएशन में विक्टिम और परपेट्रेटर का मजहब कोई भी हो, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान, डजंट मैटर. द परपेट्रेटर इज द परपेट्रेटर, द विक्टिम इज द विक्टिम. और अगर विक्टिम आवाज उठाता है, वो अपना दर्द बयान कर रहा है, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर कई किस्मों के इल्ज़ाम लगाएं और कई किस्मों के लेबल लगाएं, हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, और अगर ज़ख्म है तो ज़ख्म को कैसे भरा जा सकता है. सो टू ब्रिंग दिस बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि जब भी कोई इनजस्टिस की बात करता है तो कोई पुराना थका हुआ लेबल ला के ऐसे लगा दिया जाता है. इसके बारे में हमें सावधान होने की बहुत ज़रूरत है. एक अपॉलॉजी की ज़रूरत है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. देखो, अपॉलॉजी इज अ वेरी, अपॉलॉजी इज अ वेरी सुपरफिशियल थिंग. पहली बात तो ज़रूरत है एक्नॉलेजमेंट की. अगर हम 1984 की बात करें, आप गूगल करो, किसी वेल इंटेंशन्ड इंसान के साथ बात करो, तो ये सिखों की ज़बान पे भी कौन सा शब्द आता है? रायट. रायट क्या होता है? दंगा, फसाद. जब एक ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर हुआ है जो कि अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड जर्नलिस्ट, उसको अगर हम 38 सालों के बाद अभी तक रायट कह रहे हैं, तो हम ये अपने आप पे से धोखा कर रहे हैं ना. मैं आपको एक बात बताता हूँ. 2014 में ना हमने मुंबई आके NCPA पे ये प्ले प्रेजेंट किया, कुलतार्स माइन. एक 16 साल की बच्ची आई देखने के लिए ये प्ले, और मैं नहीं जानता उसको. बाद में उसने एक ब्लॉग लिखा, और उस ब्लॉग में मैंने जो उसने लिखा ना, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ. लिखती है कि yesterday I went to NCPA to see a play. वहाँ पे मैंने एक प्ले देखा, किरदार सारे अमेरिकन थे, प्ले बहुत इमोशनल था. मेरे को देख के बहुत गुस्सा आया. मेरे को गुस्सा इसलिए आया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे ही देश में, मेरे ही देशवासियों के साथ ऐसा हुआ है, और 35 सालों से कोई इंसाफ नहीं हुआ. दैट इज व्हाट वी नीड. उससे हीलिंग होगी. अगर कोई एक मिनिस्टर खड़ा होकर कह दे जी गलती होगी, उससे हीलिंग नहीं होगी. मतलब लोगों को सच जानना चाहिए. सच जानना चाहिए. कौन सच बताएगा? हिस्ट्री बुक्स में तो ये है नहीं. किसकी टेक्स्ट बुक में लिखा है? किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है. ओके. तो इसका सल्यूशन क्या सिर्फ मीडिया है? इसका सल्यूशन तो यही है कि मेरा सिख धर्म मुझे ये सिखाता है कि जब किसी और को तकलीफ हो रही हो ना, तो अपने आप को तकलीफ जब हो रही है, उससे डबल आवाज उठाओ. सो इसका सल्यूशन ये है कि जो 16 साल की बच्ची थी, अब तो 9 साल हो गए ना, अब वो 25 साल की होगी. मे बी देर आर 1000 पीपल लाइक हर हु विल गेट अप एंड से कि मेरे मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए. आई कैन डेफिनेटली से हमारी ऑडियंस ये बात मानती है. सो दैट्स व्हाट वी वांट. Okay. अगर आपकी ऑडियंस कहे कि 38 साल हो गए हैं, हमारी राजधानी में 3 दिन कत्लेआम हुआ और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, और इसके बारे में कुछ करो, फिर कुछ होगा. मतलब लीगल एक्शन भी ले जानी चाहिए. लीगल तो बहुत दूर की बात है. पहले कोई ये तो आके कबूल करे कि कुछ हुआ था. अभी तो ये बात है कि दंगा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, दंगा हो गया. सो अगर किसी बात को हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बिल्कुल मिटा दें, ये सबसे बड़ा बेइंसाफ है. और इसके लिए मैं लिखता हूं 84 के बारे में.
मेरी एक पुरानी किताब है जो आज का हमारा विषय नहीं है, 3 साल पहले छपी थी, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स. आई वुड इनकरेज यू एंड योर रीडर्स टू रीड दैट. उसमें कहानियां हैं कि सिखों को 84 में क्या हुआ था. उसमें ये भी कहानियां हैं कि वो नॉन सिख्स भी थे जिन्होंने अपनी फैमिली, अपने रोजगार को जोखिम में डाल के सिखों को बचाया था. These are all stories that we need to understand and read, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री बुक्स में they are not going to come anytime soon. एवो? I am an optimist. So I am always optimistic कि जो नई जनरेशन है वो चेंज लेके आएगी, लेकिन somebody has to make them aware. अगर पता ही नहीं होगा तो चेंज कैसे आएगी? और जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, जब हम प्ले लेके आए थे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही था. जो आम इंसान है उसकी इंसानियत को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कायम है. क्योंकि मैं और मेरी बेटी जब ये प्ले लेके आए इंडिया में, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, कि या इंडिया में तो कोई 84 की बात नहीं करता है और आप प्ले लेके जा रहे हो, वहाँ पे जगह जगह जाके करोगे, लोग आपको कहेंगे आप लोगों को भड़का रहे हो. बट ये जो सेंटिमेंट आपके लिसनर्स का है, मद्रास, बेंगलोर, कैलकाटा, अब पंजाब में तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग इमोशनल होंगे, पर ये सारी जगह पे जहाँ पे सिख ऑडियंस थी नहीं, नॉन सिख ऑडियंस, यही जज्बात बार बार हमारे सामने आया. और मुझे बहुत ये एक किस्म से दिलासा मिला देख के कि जो आम इंसान है ना, पॉलिटिशियंस को छोड़ दो, आम इंसान की जो इंसानियत है वो कहीं नहीं गई, वो कायम है. और देखो, वी लिव इन अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड. ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, सब जगह पे डिविजन्स बढ़ रही हैं. और अल्टीमेटली हमें अगर उम्मीद है किसी से, तो वो आम इंसान से ही है. क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने बिल्ला कौन सा पहना हुआ है, अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ देम आर सिनिकल. वो फायदा ही उठाएंगे. लेकिन जो आम इंसान है, जब उसके दिल तक बात पहुंच जाती है, फिर कुछ चेंज हो सकता है. और शायद लोगों के दिलों तक बात तब पहुंचती है जब वो हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जाने. बिल्कुल सही बात है. बोथ मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल एज मिडीवल हिस्ट्री. एब्सोल्युटली. तो सर, यही था आज का पॉडकास्ट. आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने भारतीय भाईचारे के लिए कुछ किया हो, एंड एट द सेम टाइम सिख हिस्ट्री के बारे में सिखाया हो दुनिया भर के हिंदी स्पीकर्स के लिए एटलीस्ट. सर, मैं बस एंड में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर सच में द सोल्यूशन इज़ मीडिया, कि मीडिया के थ्रू हम ऐसी बातें करें ताकि भाईचारा बढ़े, ताकि यूनिटी बढ़े, तो हमें ऐसे और बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस करने चाहिए. पर इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड, फील फ्री सर. स्टेज इज योर्स. नो, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बात कही है. परिवर्तन यूथ से ही आएगा और उन तक हम मीडिया के थ्रू ही पहुंच सकते हैं. हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हिस्ट्री की किताबें दोबारा से लिखी जाएंगी, ये चीज़ें उनमें दर्ज की जाएंगी. बहुत मुझे आपके साथ बात करके अच्छा लगा. और आई थिंक अगर इंडिया का यूथ इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ एंगेज कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सर, इट्स अ ऑनर. बस आई एम ग्रेटफुल टू यू, दैट्स ऑल आई हैव टू से. इसलिए मैंने आपको आज बहुत ज़्यादा इंटरप्ट भी नहीं किया. अब बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर हो, और आपसे फिर से जल्दी मिलेंगे, स्टोरीज सुनेंगे और सीखेंगे सिखी के बारे में. शुक्रिया. थैंक यू सर. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड. इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने के टाइम थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था, इसलिए हम पूरी स्टोरी नहीं कवर कर सके. पर मेरा मानना ये है कि सिखों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की हिस्ट्री में. चाहे आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात करो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो, चाहे मिडीवल टाइम्स की बात करो, सिख एम्पायर की बात करो. तो अगली बार जब सरप्रीत सर लौट कर आएंगे शो पर, हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे. मुझे ये बताइए कि आप और किन टॉपिक्स को देखना चाहोगे कवर्ड ऑन TRS. डेफिनेटली ये याद रखिए कि दोनों इंग्लिश और हिंदी में हमने भारत की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा कवर किया. इस साल मेरी इंटेंशन थी इंटर रिलीजियस स्टडीज़. तो अगर आपके नॉन हिंदू, नॉन बुद्धिस्ट सजेशंस है फॉर गेस, क्योंकि बहुत सारे हिंदुज़म के एपिसोड्स बनाए हमने, बहुत सारे बुद्धिज़्म के एपिसोड्स बनाए हैं. आई फील कि हर धर्म से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो. तो प्लीज़ गेस्ट सजेशंस भेजते रहिए.
ऐसे स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल एपिसोड्स मेरे फेवरेट होते हैं। और बस TRS को सपोर्ट करते रहिए। जल्द ही सरप्रीत सिंह सर के साथ हम लौट कर आएंगे। लॉट्स ऑफ लव। जय हिंद।